अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो केयर विद सबका राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक गायनिकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जो कि है एडिनोमायोसिस। हर 10 में से एक खातून जो होती है, एक औरत इस एडिनोमायोसिस से इफ़ेक्ट होती है। अब ये एडिनोमायोसिस होता क्या है? तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग वाले टिश्यूज़ होते हैं ना, एंडोमेट्रियम, उसी तरह के टिश्यूज़ यूट्रस के मायोमेट्रियम में भी जो होते हैं ना, वो इम्प्लांट हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं। यानी कि जो यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग वाले टिश्यूज़ एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं, ये पेनिट्रेट करके मायोमेट्रियम में भी चले जाते हैं। अब होता ये है कि ये जो मायोमेट्रियम में आ गए हैं, यूट्रस की मस्कुलर लेयर में आ गए हैं, तो ये भी मंथली हार्मोनल रिस्पॉन्स शो करते हैं पूरा पूरा। यानी कि ये भी थिक होते हैं, इनकी भी ये भी श्रेड होते हैं और इनकी भी ब्लीडिंग होती है। बट मसला ये होता है कि इनका डायरेक्टली कोई वे नहीं है यूट्रस से बाहर आने का। सो ये वहीं पर जमा होते हैं, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम में जो है ना, ये छोटे छोटे ब्लीडिंग की पॉकेट्स बना देते हैं, जिसको पंक्चुएट हैमरेज भी बोला जाता है। और इसकी वजह से जो है वो मायोमेट्रियम में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। यही वजह फीमेल को हर महीने या फिर इस एडिनोमायोसिस की वजह से पेल्विक एरिया में शदीद किस्म की पेन होती है। और पीरियड्स के दौरान खास तौर पे ना यूट्रस एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? क्योंकि यूट्रस इस वाली ब्लीडिंग जो कि मायोमेट्रियम में हुई है एडिनोमायोसिस की वजह से, उससे भी छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन जो है वो नहीं मतलब पा सकती डायरेक्टली। सो इसलिए वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करती है और फीमेल को फिर डिस्मेनोरिया की शिकायत हो जाती है, यानी पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जो कि ऐसा पेन होता है जो बढ़ता ही चला जाता है। इसके अलावा भी क्रोनिक उसको पेन रहता ही है, जो कि पीरियड्स ना भी हो तो भी उसको पेल्विक एरिया में पेन होता है, पेन रहता ही है। तो ये साइड में देखें कि नॉर्मल यूट्रस ऐसी होती है, मायोमेट्रियम के अंदर कोई भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जाके इम्प्लांट नहीं हुए हुए होते, ऐसी होती है नॉर्मल। लेकिन ये जो एडिनोमायोसिस वाली यूट्रस होती है ना, वो ये होती है कि उसकी मस्कुलर लेयर में आप देख सकते हैं ये पंक्चुएट हेमरेज हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की पॉकेट्स बनी हुई हैं मायोमेट्रियम के अंदर, और इन्हीं की वजह से तो बहुत ज़्यादा पेन एंड जो है वो स्वेलिंग का सामना फीमेल को करना पड़ता है। उसकी पूरी की पूरी जो यूट्रस होती है ना, अपने साइज से डबल ट्रिपल इनलार्ज्ड हो जाती है। नॉर्मल उसका वहाँ साइज़ होता है एक पेयर जितना, यानी कि एक नाशपाती जितनी उसका साइज़ होता है, लेकिन इस एडिनोमायोसिस की वजह से वो अपने नॉर्मल साइज़ से डबल ट्रिपल गुना बढ़ जाती है, यानी कि वो एक मेलन साइज़ की भी हो सकती है। यूट्रस पूरी की पूरी डिफ्यूजली इनलार्ज्ड होती है। डिफ्यूजली इनलार्ज का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी यूट्रस ही इनलार्ज्ड होती है। नॉर्मली ये होता है कि यूट्राइन फाइब्राइड्स जो होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ पे फाइब्राइड है, बस वहाँ वहाँ पे यूट्रस तो इनलार्ज नज़र आती है स्कैन के दौरान या यूएसजी के दौरान। बट इसमें एडिनोमायोसिस में ये होता है कि पूरी की पूरी यूट्रस ही इनलार्ज्ड होती है। इसी तरह जिसमें मैंने आपको पीछे एंडोमेट्रियोसिस भी पढ़ाया था, तो उसमें ये था कि एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम जैसे टिश्यूज़ यूट्रस के बाहर वाले पार्ट्स में बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस एडिनोमायोसिस में एंडोमेट्रियल जैसे टिश्यूज़ जो होते हैं वो यूट्रस की मायोमेट्रियम में आ जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आ जाते हैं इसकी सिम्टम्स के ऊपर। सो एडिनोमायोसिस ना मेनली मिडिल एज की फीमेल्स जो होती हैं ना, उनके अंदर कॉमन होता है। इसके अलावा वो वाली फीमेल्स जो कि चाइल्ड बर्थ से गुजर चुकी हैं, या फिर उन्होंने अपनी प्रीवियस कोई उनकी सर्जरी हुई हुई है, जैसे कि उन्होंने यूट्राइन फाइब्राइड्स के लिए सर्जरी करवाई थी या सी सेक्शन। इसी तरह से जो एडिनोमायोसिस है ना, बॉडी के अंदर हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से भी होता है। ऐसी फीमेल्स, ऐसी गर्ल्स जिनको मेंसेस नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, ज़्यादा डेज तक रहते हैं, और उनके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। उसके अलावा रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक ना, ये यंगर फीमेल्स जो होती हैं ना, उनमें भी कॉमन है। अब बात कर लेते हैं ना इसके सिम्टम्स की। इसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं? मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लीडिंग होगी, और होगी भी बहुत ज़्यादा, क्लॉट भी आ सकते हैं। और मेनोरेजिया की मेन निशानी ये होती है कि आपको हर घंटे बाद जो है वो सैनिटरी पैड्स को चेंज करना पड़े, वो इतनी तेज़ी से भर रहे हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो है ना डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब ये होता है कि दर्दनाक दर्द हैज़ जिसको बोला जाता है, कि ऐसा पेनफुल, ऐसे पेन पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐसी पेन जो वक्त गुजरने के साथ साथ और बदतर होती चली जाती है, कम नहीं होती बल्कि शदीद से शदीदतर होती चली जाती है, वक्त के साथ ये बदतर हो जाती है। उसके बाद है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मतलब पेट के ना निचले हिस्से में ऐसे भारीपन सा महसूस होता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, वज़न वज़न सा महसूस होता है। अफारा की कंडीशन मतलब ऐसे महसूस होती है जैसे अफारा हुआ हुआ है पेट में। डिस्पेयरियूनिया का मतलब ये होता है कि इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, पेन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्रोनिक पेल्विक पेन, यानी मैंने बताया कि ऐसी पेन जो पीरियड्स के अलावा भी होती रहेगी फीमेल को, क्योंकि ये कंडीशन तो है ही है ना एडिनोमायोसिस वाली। तो क्रोनिक पेल्विक पेन उसको
पेल्विक एरिया में निचले हिस्से में उसको मुसलसल जो है वो पुरानी पेल्विक पेन होती रहेगी। वो यही शिकायत करेगी कि बस है उसको पेल्विक पेन, पीरियड्स के अलावा भी है। उसके बाद जैसे मैंने बात की इनलार्ज यूट्रस, उसकी पूरी यूट्रस जो होती है अपने नॉर्मल साइज से डबल ट्रिपल इनलार्ज हो जाती है, मेलन साइज जितनी हो सकती है। और फिर अदर सिम्टम्स क्या कि देखें, इनलार्ज यूट्रस हो जाएगी, आसपास वाले ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वजह से उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन की हाजत होगी, उसको बोवल प्रॉब्लम्स होंगी यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज हो सकती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। वैसे तो इसके कॉजेज़ अननोन है, लेकिन कुछ बस बताया जाता है कि कुछ जो है कह लें फैक्टर ही हो सकते हैं जो कि इसकी वजह होते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव टिश्यूज़, जैसे वो वाली फीमेल्स जो कि ना यूट्राइन सर्जरी से गुजर चुकी हैं, जैसे मैंने बात की कि उन्होंने फाइब्राइड्स के लिए अपनी यूट्रस कि ऑब्वियसली सर्जरी हुई फाइब्राइड्स के लिए या फिर पॉलिप्स के लिए हुई या फिर वो सी सेक्शन से गुजरी, तो उसमें ये होता है कि जहाँ पे इंसिजन दिया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उस इंसिजन देने की वजह से जो है ना एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ जाके मायोमेट्रियम में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके आपको पता है उनकी एडहेसिव कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की या सेल्स की, तो वो वहाँ पर तेज़ी से जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी एक वजह हो सकती है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और नॉर्मली भी ये जैसे कि चाइल्ड बर्थ में पोस्टपार्टम पीरियड में जो है वो फीमेल को यूट्रस में वैसे भी तो इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो तीनों यूट्रस की लेयर होती है ना, यानी कि पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, इन तीनों लेयर्स के दरमियान में एक नॉर्मल बाउंड्री है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद होने वाली यूट्रस की जो इन्फ्लेमेशन है इन लेयर्स की बाउंड्री, नॉर्मल बाउंड्री को नुकसान पहुंचा सकती है या उनको डिस्टर्ब कर सकती है उस नॉर्मल बाउंड्री को, जिसकी वजह से भी जो है वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जाके मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएंगे। उसके बाद है डेवलपमेंटल ओरिजिन। डेवलपमेंटल ओरिजिन का ये मतलब होता है कि जब अभी फीटल लाइफ में होती है यानी बच्चा पेट में अभी बन रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि यूट्रस जब बन रही होगी ना, तो उस यूट्रस बनने के अमल के दौरान ही ऐसा होगा कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ या एंडोमेट्रियल सेल्स मायोमेट्रियम में भी चले गए, लेकिन जब फीमेल प्यूबर्टी की एज को पहुंची, जब उसके हार्मोन्स एक्टिव हुए, तो फिर उसको एडिनोमायोसिस की शिकायत पैदा हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो अनीमिया है, खून की कमी, मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे कि मैंने आपको सिम्टम में बताया कि इसकी मेनोरेजिया है, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन फीमेल को चलती है और बहुत अमाउंट में ब्लड उसका जो है वो बॉडी से लॉस हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन उसकी क्रोनिक चलेगी तो ऑब्वियसली उसको फिर जो है वक्त के गुजरने के साथ साथ उसको अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, उसके आयरन स्टोर जो है वो बॉडी में कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फीमेल में जो है वो अनीमिया से रिलेटेड कंडीशन अलामतें पैदा होंगी, जैसे उसको थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, ऐसे चक्कर वगैरह महसूस होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके बाद क्रोनिक पेन, मैंने आपको बताया कि पीरियड्स ना भी हों, पीरियड्स के दौरान तो होनी ही है पेन, लेकिन पीरियड्स ना भी हों तो भी उसको जो है वो पेन चलती रहेगी, पेन उसके जो है वो रहेगी, और वो ऐसी पेन होगी कि उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी मुतासिर करेगी, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के भी मतलब काबिल नहीं रहेगी या बहुत उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इनलार्ज यूट्रस। ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि यूट्रस जो है वो अपने साइज़ से डबल ट्रिपल गुना बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं होती। नॉर्मल उसका पेयर जैसे एक नाशपाती जितनी उसका साइज़ होता है, तो वो मेलन साइज़ जितनी हो जाएगी, डिफ्यूजली इनलार्ज्ड होगी, आसपास वाले ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बेली जो है वो फीमेल की काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसको एडिनोमायोसिस बेली भी बोला जाता है। उसके बाद है प्रेशर ऑन द अदर ऑर्गन्स। तो ऑब्वियसली इनलार्ज यूट्रस है तो आसपास वाले ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आसपास वाले ऑर्गन्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर यही होगा कि अगर रेक्टम पे प्रेशर पड़ा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, अगर जो है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसको बार बार यूरिन की हाजत होगी। और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी से बल्कि रिप्रोडक्टिव एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें मेनली तो इनफर्टिलिटी, क्योंकि एडिनोमायोसिस में यूट्रस में इन्फ्लेमेशन चल रही है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो नॉर्मल यूट्राइन इन्वायरमेंट होना था कंसेप्शन के लिए वो सारा ख़राब हो जाता है। या फिर अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो एम्ब्रियो ने आके इम्प्लांट करना है एंडोमेट्रियम के अंदर, लेकिन वो नहीं कर पाएगा इस एडिनोमायोसिस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसके बायस। उसके बाद मिसकैरेज, अगर उसको फीमेल को प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको जो है वो फिर क्या होगी, प्रीटर्म बर्थ हो जाएगी, बच्चा वक्त से पहले ही पैदा हो जाएगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चा प्रीमेच्योर होगा, अभी वो उसके ऑर्गन्स वगैरह सही तरीके से बने ही नहीं होंगे। प्लेसेंटल इश्यूज़, मतलब प्लेसेंटा नहीं बनना होता है तो वो प्लेसेंटा या तो वहाँ से जो है वो एब्रप्ट हो जाएगा, यानी प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाएगी इसी एडिनोमायोसिस की वजह से चलने वाली इन्फ्लेमेशन के बायस।
या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा, यानी प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह से हट के किसी और जगह पे बन जाए, किसी और जगह पर इम्प्लांट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, जो फीमेल और उसके बच्चे की जान को खतरा होगा। उसके बाद है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि बर्थ के बाद उसको जो हेमरेज होगा वो बहुत, यानी बच्चा पैदा होने के बाद उसको यूट्रस से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होगी, एक हेमरेजिक कंडीशन जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होगी ऑब्वियसली। उसके बाद है प्री इक्लेम्शिया, मतलब कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होगा कि उसको जो है वो कुछ मंथ्स गुजरने के बाद उसको वीक्स गुजरने के बाद उसको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होगा, एकदम से एडीमा की कंडीशन पैदा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी भी इसे बोला जाता है। उसके बाद जो है फीमेल के फिर नॉर्मल स्पॉन्टेनियस उसकी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकेगी, उसको जो है वो सी सेक्शन पे उसे जाना पड़ेगा। उसके बाद इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ये इस तरह की पेनफुल सी कंडीशन है, दर्द फीमेल को बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी, उसके नॉर्मल रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होंगे, सोशल आइसोलेशन का वो शिकार मतलब हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो उसको ऑब्वियसली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एडिनोमायोसिस के हवाले से ना, कुछ डाइटरी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो कि हम लोगों को अपनी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करनी है, कुछ माइनस करनी है, ताकि एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स को मैनेज कर सकें अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मल भी अपने खानों में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि हल्दी, जिंजर, गार्लिक, ओलिव ऑयल। इसके अलावा कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने, जैसे कि वॉलनट्स एंड बादाम वगैरह। उसके अलावा जो है ना, अपनी डाइट के अंदर हाई फाइबर का इंटेक करना है। हाई फाइबर आपकी बॉडी के अंदर से जो बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन होता है ना, उसको लेके निकलता है, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली एडिनोमायोसिस की जो सिम्टम्स होंगी उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस हाई फाइबर इंटेक में आ सकता है होल ग्रेन्स आ जाते हैं, ओट्स आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रूट्स में आ सकते हैं। फ्रूट्स में जो है वो एप्पल्स आ जाते हैं, इसके अलावा पियर आ जाती है, पपाया आ जाता है, और उसके अलावा वेजिटेबल्स में ब्रोसली, कैबेज वगैरह, कैबेज, कॉलीफ्लावर जो होता है ना इसके अंदर, ये आपके लीवर की मदद करता है कि वो इस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल्स को, यानी कि हाई लेवल ऑफ इस्ट्रोजन को वो हेल्दी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करे, ताकि जो एडिनोमायोसिस की सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी मैनेज होने में हेल्प मिल सके। इसके अलावा क्योंकि हैवी ब्लीडिंग है तो अनीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो इसके लिए जो है वो पालक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बीटरूट, चुकंदर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा किडनी बीन्स, जिनको लोबिया या राजमा बोला जाता है, अनार का इस्तेमाल, ब्लैक चनों का इस्तेमाल, काले चने, तो इससे एचबी का लेवल जो है वो मेंटेन होगा। और फिटीग, जो थकावट ब्लड लॉस की वजह से आपकी बॉडी में पैदा हुई हुई है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके अलावा एवोकेडो, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो यूट्राइन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और आपके पीरियड के फ्लो को बेहतर बनाता है, और पेन को भी मैनेज करने में मदद मिलती है, पेन रिलीफ भी देता है। तो क्या है कि अभी सीड्स की मैंने बात की, तो सीड्स जो है ना वो 4 सीड्स हैं। जैसे कि आपने ऐसा करना है कि डे फर्स्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन से 14 डे तक आप लोगों ने 1 to 2 टेबल स्पून यूज़ करने हैं 2 सीड्स के। वो 2 सीड्स हैं, एक है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, और एक है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। तो 1 to 2 टेबल स्पून की मैंने बात की। डे फर्स्ट ऑफ पीरियड से डे 14 तक, जिसे ओवल्यूशन भी बोला जाता है, दोनों बीजों के आपने 1 to 2 टेबल स्पून्स यूज़ करने हैं। वो कौन कौन से बीज बीज हैं? अलसी के बीज और कद्दू के बीज, 1 to 2 टेबल स्पून्स। फिर जब 14 डे पर आप आ जाएंगे, ओवल्यूशन होगी, एग रिलीज़ हो गया, तो अब आपने वो वाले 2 बीज अभी जिनका मैंने जिक्र किया वो खाना छोड़ देना है। अब आपने नए 2 बीज खाने हैं 14 से डे 28 तक, यानी कि अगले मेंसेस शुरू होने से पहले तक। जिस दिन आ गए वो मेंसेस, फिर आपने वो छोड़ देने हैं। वो 2 बीज हैं सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज और तिल के बीज, ये इनके भी 1 to 2 टेबल स्पून। सो इसे सीड साइकिल भी बोला जाता है, जो कि एक नेचुरल वे होता है हार्मोन्स को बैलेंस करने का। उसके बाद कुछ ऐसी फूड्स भी हैं जिनको अवॉइड करना है, तो इसमें सबसे पहले डेयरी में जैसे जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ होती है, या चीज़ वैसे भी आपने अवॉइड करनी है, बटर, और इसके अलावा जो है वो फुल फैट मिल्क जो होता है, क्योंकि इसके अंदर हार्मोनल रेजिड्यूज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को रेज कर देते हैं आपकी बॉडी में। उसके अलावा रेड मीट, जैसे कि मटन, बीफ, ये क्योंकि इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन्फ्लामेशन होगी तो पेन भी उतनी ही हो जाएगी। उसके अलावा बेकरी आइटम्स में क्या होगा कि अगर ये यूज़ किया जाएगा तो शुगर एकदम से स्पाइक करेगी, इंसुलिन स्पाइक करेगी, तो जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेंट इन्वायरमेंट बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो कॉफ़ी एंड कैफीन्स कुछ सेंसिटिव फीमेल्स के अंदर इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि पेल्विक एरिया में पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है।
उसके बाद है फ्राइड जंक फूड्स भी नहीं यूज़ करने, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लामेशन ये आपकी बॉडी में करेंगे और फिर क्रैम्प वाली पेन होगी और पेट में अफारा ब्लॉटिंग की कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसके साथ साथ सोया जो होता है वो भी एक्सेस में ही नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि फिर ईस्ट्रोजन डोमिनेंट कंडीशन बॉडी के अंदर पैदा कर देते हैं। इसमें कुछ हर्बल सपोर्ट होती है, तो जैसे कि उसमें आ सकती है ग्रीन टी, कि अगर आपका वेट भी बढ़ा हुआ है तो ग्रीन टी पीने से इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो फिर जो है एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो नॉर्मल होंगे। उसके बाद जिंजर टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग अगर पैदा हो रहा है ब्लॉटिंग की वजह से तो उसको कम करती है। कैमोमाइल टी जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिड्यूस करती है, जो कि मेंस्ट्रुअल पेन की एक बड़ी वजह होते हैं। उसके बाद हाइड्रेशन में 6 से 8 ग्लास पानी लाजमी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ना वो उनमें बहुत बुरी क्रैम्प वाली पेन होती है। अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो होम्योपैथी में हमेशा मेडिसिन्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट की फिजियोग्नोमी को देखकर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, उसकी साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को, उसके टेम्परामेंट को, उसके थर्मल रिलेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को। तो यहाँ जो मैं आपको मेडिसिन्स बताती हूँ वो जस्ट फॉर मैं आपको अवेयरनेस बताती हूँ। एक इसकी मेडिसिन होती है लेकेसिस म्यूटस। लेकेसिस म्यूटस तब देते हैं जब पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले फीमेल को शदीद किस्म का पेन होता है, लेकिन जो ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, फ्लो स्टार्ट होता है, तो दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा फीमेल की एक सिम्टम ये होती है कि वो अपने पेट पे मतलब कपड़ों को लगने नहीं दे रही, यानी उसको जो टाइट क्लॉथ पसंद नहीं होते, क्योंकि उसको इस तरह से एक बहुत ही घुटन का एहसास हो रहा होता है। इसकी एक मेडिसिन सीपिया ऑफिशिनालिस भी होती है। सीपिया ऑफिशिनालिस में पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस होती है और उसके पीरियड्स काफ़ी लंबे चलते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन उसके में पाया जाता है, और वो जो है वो अपने जिनसे वो प्यार करती है उनसे भी अक्सर वो लाताल्लुक सी हो जाती है। इसकी एक मेडिसिन जो है वो थूजा ऑक्सीडेंटालिस भी हो सकती है। थूजा ऑक्सीडेंटालिस तब होती है जब उसको जो है वो सिस्ट और फाइब्राइड्स के साथ एडिनोमायोसिस हो। इसकी एक मेडिसिन कैलकेरिया कार्बोनिका भी होती है, जिसकी फ़ीमेल काफ़ी मोटी होती है, वज़न उसका ज़्यादा होता है, उसके बावजूद उसको कमज़ोरी होती है, पसीना आता है। इसके अलावा उसको नीचे पेट के हिस्से में काफ़ी बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रही होती है। इसकी एक मेडिसिन जो है वो फॉस्फोरस भी होती है। फॉस्फोरस में उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, दर्द के साथ उसको कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, और जो है उसको काफ़ी लंबे उसके मेंसेस चलते हैं, और उसके साथ उसके एंग्जायटी की सिम्टम भी होती है। इसकी एक मेडिसिन जो है वो होती है वाइबर्नम ओपुलस। तो वाइबर्नम ओपुलस जो है ना तब दी जाती है जब उसको यूट्रस में शदीद किस्म के पेन होते हैं, यानी कि बहुत ही शदीद किस्म का डिस्मिनोरिया होता है उसको, और उसके साथ उसको कमर में दर्द होती है, पेल्विक एरिया में एक प्रेशर महसूस हो रहा होता है, और उसको चक्कर टाइप भी आ रहे होते हैं पीरियड्स के दौरान। इतना ज़्यादा उसको मतलब पीरियड्स के दौरान पेन होता है कि उस पेन को ना बर्दाश्त करते हुए उसको चक्कर भी आने लग जाते हैं। इसकी एक मेडिसिन जो है वो थेलास्पी बुर्सा पेस्टोरिस क्यू भी मतलब पेस्टोरिस भी हो सकती है, जिसमें फ़ीमेल को पीरियड्स के दरमियान में पेन होती हैं, और उसको जो है वो हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, और यूट्रस में तो शदीद किस्म का पेन होता है। इसकी एक मेडिसिन फ्रेक्सिनिस अमेरिकाना भी होती है। फ्रेक्सिनिस अमेरिकाना दी जाती है जब यूट्रस पूरी डिफ्यूजली इनलार्ज्ड है, और उसको पेल्विक एरिया में एक बस बहुत ज़्यादा भारीपन है, ड्रैगिंग सेंसेशन हो रही है, और उसको पीरियड्स भी बहुत जो है वो लंबे हैं चलते हैं, और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें।